फैसलाबाद की मिल्स के सेल्स टैक्स मामलात मुल्तान भिजवाने के मामले की लाहौर हाई कोर्ट में फैसलाबाद के सेल्स टैक्स मामलात मुल्तान भिजवाने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की गई। अदालत ने एफबीआर का सेल्स टैक्स मामलात मुल्तान भिजवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। फैसलाबाद की मिल्स के सेल्स टैक्स मामलात मुल्तान भिजवाने का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक ने दरखास्त पर समाअत की। एफबीआर का सेल्स टैक्स मामलात मुल्तान भिजवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। विफाकी हुकूमत एफबीआर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू समेत दीगर को नोटिस जवाब तलब कर लिया गया। विफाकी हुकूमत कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू समेत दीगर को फरीक बनाया गया। के सेल्स टैक्स मामलात मुल्तान भिजवाने के मामले से मुतालिक अपडेट करें आपको। लाहौर हाई कोर्ट में फैसलाबाद के सेल्स टैक्स मामलात मुल्तान भिजवाने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की गई। अदालत ने एफबीआर का सेल्स टैक्स मामलात मुल्तान भिजवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। फैसलाबाद की मिल्स के सेल्स टैक्स मामलात मुल्तान भिजवाने का मामला लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक ने दरखास्त पर समाअत की। एफबीआर का सेल्स टैक्स मामलात मुल्तान भिजवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। एफबीआर के बाद स्मोक से मुतालिक आपको अपडेट करें। फैसलाबाद से खबर यह है, माहौलियाती आलूदगी ने स्मोक के खतरे की घंटी बजा दी। गाड़ियां स्मोक की बुनियादी वजह करार, 2 से कम मुसाफिर सवार हुए तो गाड़ियां बंद की जा सकती हैं। हुकूमत ने मैकेनिज्म बनाना शुरू कर दिया। माहौलियाती आलूदगी ने स्मोक के खतरे की घंटी बजा दी। गाड़ियां स्मोक की बुनियादी वजह करार दी गई। 2 से कम मुसाफिर सवार हुए तो गाड़ियों को बंद किया जा सकता है। हुकूमत ने मैकेनिज्म बनाना शुरू कर दिया। रमजान मिर्जा से बात करेंगे। जी रमजान, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, स्मोग एक बड़ा खतरा बनके सामने आ रहा है और इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से इसके खात्मे के लिए इक़दामात शुरू किए गए हैं। इस हवाले से एक अहम इजलास सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ की सदारत में लाहौर में मुनक़द हुआ। फैसलाबाद से भी कमिश्नर फैसलाबाद वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हुए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सदर समेत दीगर भी मौजूद थे। इस हवाले से बताया गया कि फैसलाबाद में इक़दामात किए जा रहे हैं। कई एक जगहों पर फसलें जलाने की शिकायत मौसूल हो रही हैं, ताहम इसके लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तजवीज़ पेश की गई कि क्यों ना गाड़ियां जो हैं वो बहुत बड़ी वजह है स्मोक की, इसके खात्मे के लिए गाड़ियों के ऊपर पाबंदी किस हद तक मौसर हो सकती है। इस हवाले से तजावीज़ पेश की गई कि ऐसी तमाम गाड़ियां जिनमें जो है वो ड्राइवर के अलावा 1 या 2 सवारियां मौजूद नहीं, उनको जो है वो बंद कर दिया जाए और उनको सड़कों पर आने से रोक दिया जाए, ताकि गाड़ी की जो शेयरिंग है उसके फरोग देते हुए जो सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां हैं उनकी तादाद को कम किया जा सके। कमिश्नर फैसलाबाद ने इस हवाले से कहा कि 1 हफ्ता ज़रूरी है और इस हवाले से आगाही देना भी ज़रूरी है, ताहम गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए इक़दामात के ऊपर गौर किया जा सकता है। इस हवाले से दीगर जो कमिश्नर्स थे और दीगर अफसरान थे उनकी जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ आई, जिसके बाद फिल वक्त गाड़ियों को कम करने के ऊपर जो है वो एक मनसूबा बंदी की जा रही है, जिससे महसूस ये हो रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते के बाद फैसलाबाद में शायद गाड़ियों के ऊपर जो है वो न सिर्फ पाबंदी लगाई जा सके, बल्कि इसके साथ साथ ऐसी गाड़ियाँ जो कि ड्राइवर के साथ जो है वो शहर भर में सारा दिन घूमती रहती हैं उनके ऊपर पाबंदी भी आयद की जा सके। कमिश्नर फैसलाबाद इस हवाले से यह भी बताया कि स्मोक के खात्मे के लिए तमाम तर इदारों को मुतहर्रिक किया गया है। अवामी आगाही यकीनी बना रहे हैं और इसके साथ साथ रमजान मिर्जा आपने इससे मुतालिक अपडेट किया, आपका शुक्रिया। माहौलियाती आलूदगी ने स्मोक के खतरे की घंटी बजा दी। गाड़ियों को स्मोक की बुनियादी वजह करार दिया गया। इस सारी सूरत-ए-हाल पर कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। धान की जो फसल है उसको जो रेजिड्यू बच जाता है उसको जलाते हैं फार्मर्स, तो उसको हम कोशिश करते हैं गवर्नमेंट का इशू की हदायत भी कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा जो लोग फसलों को जलाएंगे इस तरह से, क्योंकि उसके दूसरे हाल में कैसे उसको डील किया जाए, वजह इसके को पोल्यूट करें और वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें हिस्सा है वो है हमारी गाड़ियों का, कारों का और दूसरों का। इनके जो इंजन जो वीक होते हैं उस वजह से पेट्रोल पूरी तरह से फ्यूल उसमें जलता नहीं है, उसकी वजह से ये इस तरह की गैसेज निकलती हैं। चंद केसों में जो पेट्रोल इस तरह का होता है उसकी क्वालिटी डीजल या पेट्रोल की अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो वो भी इसके बायस बनते हैं। तो उसमें भी अभी गवर्नमेंट ने प्लान किया कि इसकी सख्त चेकिंग होगी उन गाड़ियों की जो कि ये भी इमिट करती हैं इस स्मोक कंट्रीब्यूट करने वाली गैसेस को, उनके खिलाफ फाइन किए जाएंगे, उनको बंद किया जाएगा। और एक और प्लान पे बात हो रही है कि हम गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, उनको रोटेशन करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें।
कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली का मौक़िफ़ आपने जाना है। इस मौके पर डीडी महकमे माहौलियात फरहत अब्बास ने भी खास तौर पर सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आप भी समाअत कीजिए। तो जब कोई चिमनी चलती है तो ये डीसी साहब को हम ब्रीफिंग में भी बता चुके हैं, जब चिमनी लगी हुई है और एयर एमिशन वाली इंडस्ट्री है, धुआं तो उसमें से निकलेगा। उसके लिए हमारा कानून ये कहता है कि जो वो एक रिंगलमैन चार्ट से हम मेजरमेंट करते हैं उसकी, तो उसमें होता है जी अगर 40% तक उसका विजिबिलिटी रिंगलमैन चार्ट से आ रही है तो उसको खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते कानूनन। अगर वो 40+ होता है रिंगलमैन चार्ट से तो फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यह सब स्टैंडर्ड फ्यूल वो यूज कर रहा है, फिर भी हम उसके खिलाफ FIR भी करवा रहे हैं और सीज। डीडी महकमे माहौलियात फरहत अब्बास की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ेंगे। खबर यह है, फैसलाबाद मौसम की तब्दीली के साथ स्मोक के हमले का खदशा बढ़ा तो महकमा सेहत भी मुतहरिक हो गया। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में डॉक्टर्स को स्मोक से मुतासर होने वाले अमराज से मुतालिक खुसूसी लेक्चर दिया गया। अज़ादार हुसैन से बात करेंगे। जी अज़ादार, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही स्मोक के हमले का खदशा बढ़ जाता है और ऐसे में सरकारी अस्पतालों में जो है वो डॉक्टरों को लेक्चर दिया जा रहा है कि स्मोक के हवाले से अगर मरीज़ आता है तो उसकी किस तरह जो है वो उसकी ट्रीटमेंट करनी है, किस तरह से जो है इलाज की सहूलियात फराहम करनी है। इसी सिलसिले में आज जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में डॉक्टरों को लेक्चर देने के हवाले से एक सेमिनार का इनकाद किया गया। हमारे साथ डॉक्टर अजीम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सर, क्या कहेंगे? स्मोक अगर हवा में स्मोक के साथ अगर धुआं या स्मोक भी ऐड हो जाए तो उसको हम स्मोक कहेंगे। ये इंसानी सेहत पे बहुत मुज़र असरात डालती है। इनमें सांस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जल्द के प्रॉब्लम, आई के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो है बंदे की अगर ज़्यादा एक्सपोजर याददाश्त पे भी इफ़ेक्ट करती है। इसमें सबसे है कि एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। मास्क का अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लाजमी पहन के जाएं और आँखों में अगर आपको लग रहा है कोई आँखों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप गॉगल्स यूज़ करें और अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें। और जी एनवायरनमेंट को अगर आप ऐसा देखते हैं तो कि उसमें पोल्यूशन है, धुआं वगैरह ज़्यादा है कोई ऐसा, तो उसमें अपना रोल प्ले करें ताकि ये इसका स्मोक का इंसिडेंस कम से कम हो। स्मोक पे जो काबू पाया जा सके और इसके अलावा जो शहरी हैं वो बिला वजह घरों से बाहर ना निकले। अगर घरों से बाहर निकलते भी हैं तो घर वापसी भेजवाए। अज़ादार हुसैन, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सिटी 41 की खबर पर पासपोर्ट ऑफिस ओवरटेक्सिंग की कार्रवाई। पासपोर्ट दफ्तर के बाहर से एजेंट गैर मुतल्लिका अफराद को हटा दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस मोहम्मद यासिर ने इस मौके पर सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू भी की। सिटी 41 की खबर पर पासपोर्ट ऑफिस ओवरटेक्सी ने अहम कार्रवाई की, इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। वकार, इस मौके पर खास तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस मोहम्मद यासिर ने सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू भी की है, वो क्या कहते हैं? आज सिटी 41 ने कल पासपोर्ट ऑफिस ओवरटेक्सिंग के बाहर जो एजेंट्स थे उनकी निशानदेही की थी। आज असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद यासर ने फौरी एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई है और उनको वहां से ख़त्म करवा दिया गया है। जो एजेंट्स आते थे, पुलिस ने आज कार्रवाई की है और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारे साथ मोहम्मद यासिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने ये कार्रवाई करवाई है, लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, जो साइल आते हैं यहाँ पे, जो दरख्वास्त गुजार आते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर दोबारा इनको इस तरह के लोग नजर आते हैं तो वो क्या करें? कल आपने निशानदेही की थी, ये गैर मुतल्लिका अफराद जो बाहर खड़े थे ना, कल आप लोगों ने निशानदेही की थी। आपकी निशानदेही पे मैंने क्विक एक्शन करवा के DPO साहब को, ये लोकल पुलिस ऑफिसर से हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनको यहाँ से उनके खिलाफ FIR करवाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और ये काम हम वक्तन फवक्तन इनके खिलाफ करते रहते हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह अब किसी भी एप्लीकेंट को कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का भी कुछ ये पासपोर्ट के मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली मेरे पास ऑफिस में आके अपना काम करवा सकता है, अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकता है। इसके अलावा अगर किसी एजेंट के खिलाफ भी किसी को हो तो वो मुझे भी बता सकता है, मैं भी उनके साथ हूँ, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे हम। और ये हम वक्तन फवक्तन DPO साहब को, SHO साहब को, लोकल पुलिस के जरिए हम वक्तन फवक्तन इनके खिलाफ क्रैकडाउन करते रहते हैं। बिल्कुल जी, ये जो गैर मुतल्लिका शहाज थे इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है और इस वक्त कोई शख्स पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद नहीं है। और असिस्टेंट डायरेक्टर का ये कहना है कि किसी भी दरख्वास्तकार को अगर किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो वो इनके पास आए, उसका फौरी तौर पर अजाला किया जाएगा। ठीक है वकार, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
अब झंग का रुख करेंगे। झंग यूनिवर्सिटी के अतराफ में वसी पैमाने पर मट्टी चोरी का इंकिशाफ हुआ। 2 साल से मट्टी चोरी जारी है और इंतजामिया बेखबर। सरेआम मट्टी चोरी का सिटी 41 ने सुराग लगा लिया। झंग यूनिवर्सिटी के अतराफ में वसी पैमाने पर मट्टी चोरी का इंकिशाफ हुआ है। 2 साल से मट्टी चोरी जारी है, इंतजामिया बेखबर। सरेआम मट्टी चोरी का सिटी 41 ने सुराग लगा लिया। मुबश्शिर हसन नकवी से बात करेंगे। जी मुबश्शिर, इस हवाले से इंतजामिया क्यों बेखबर है? जी बिल्कुल, झंग यूनिवर्सिटी के अतराफ में मट्टी और रेत चोरी अरूज पर पहुंच चुकी है, लेकिन झंग इंतजामिया बिल्कुल बेखबर दिखाई दे रही है। झंग में मौजा कुड़ियाना जो झंग यूनिवर्सिटी के अतराफ में वाक़ है, यहाँ पर वसी पैमाने पर चोरी का सिलसिला जारी है और इस हवाले से यहाँ पर जो है वो सरकारी ज़मीन पर जो मट्टी और रेत की चोरी का सिलसिला है जारी, उससे अवाम खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुकामी अफराद का ये कहना है कि उनका अपने घरों तक पहुँचना मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है, क्योंकि जगह जगह मट्टी और रेत चोरी करके जो गड़े बनाए जा रहे हैं उससे वहां पर उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मेरे कैमरामैन अजीम अहमद आपको दिखा सकेंगे कि मेरे पीछे इस वक्त यहां पर ये सरकारी रकबा है। सरकारी रकबे के अंदर से मट्टी और रेत चोरी हो रही है। पटवारी और गिरदावर को इल्म भी है, लेकिन उन्होंने आज तक ये बात जो है वो डिप्टी कमिश्नर तक नहीं पहुंचाई है। यहाँ पर जो मट्टी और रेत उठाने के बाद जो गड़े बन रहे हैं उनकी गहराई जो है वो 12 फीट से जायद बताई जा रही है। गुज़िश्ता कई दिनों पहले यहाँ पर बारिश हुई और इस बारिश का पानी अभी तक यहाँ पर जमा है। मुकामी अफराद का कहना है कि उनको खौफ रहता है कि इनके बच्चे खेलते हुए कि इस पानी में ना डूब जाएं, जबकि इसी जगह पर जो है वो जगह जगह मुतअद्दिद मुकामात पर जो है वो गड्ढे बने हुए हैं जो मट्टी और रेत को निकालने के बाद बन रहे हैं। सरकारी जगह से मिट्टी और रेत की चोरी का सिलसिला जारी है और झंग इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, उनको खबर तक नहीं है। इस हवाले से जो मुकामी अफराद थे उनका ये कहना था कि मट्टी की जो एक रेडी जो है वो उससे 70 रुपए जो है वो जो वसूल किया जाता है और इसके साथ साथ रेत की ट्रालियां हैं, रेत की जो रेडियां हैं उनसे भी इतनी ही रकम वसूल की जा रही है। सरकारी मट्टी चोरी करवाई जा रही है और सरकार तक 1 रुपया भी रेवेन्यू की मद में नहीं पहुंच रहा है। इससे सरकार को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है और मुकामी अफराद भी मुश्किलात का शिकार। मुबश्शिर, आपने इस हवाले से तफसील अपडेट किया। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा डीसी झंग ताहिर भट्टू साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। इस मामले पर बात करेंगे उनसे। डीसी साहब इधर कहिएगा, आपके नोटिस में सारा मामला है, कौन लोग हैं जो यहाँ से मट्टी चोरी कर रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं ये? जी बिल्कुल इस तरह है कि ये मैंने खुद भी इसका विजिट किया था और इस पे कुछ हैं हमारे नॉल कम्युनिटी के लोग हैं, उनका ये ख्याल था तो उन्होंने आगे किया था। इस पे हमने FIR दी हुई है और ये लोग अरेस्ट एक दफा हमने करवाए थे, तो अभी वो FIR जो है कि वो चल रही है। तो अभी फिर मैंने दोबारा जो है कि इस पे हमने अभी DPO साहब से फिर दोबारा मीटिंग रखी हुई है कि काफी जो गवर्नमेंट को जो लॉस हुआ है उसको कैसे हम मैनेज करें, उस पे इंशाल्लाह जो है कि वो इन लोगों को हम जरूर सजा दिलवाएंगे। डीसी साहब, ये नुकसान से मुतालिक बताइएगा, ये एरिया कितना है और अभी तक कितने एरिया से कितनी मट्टी लेकर ये लोग गए हैं? और जिससे इससे पहले आपने कहा कि इस हवाले से कानूनी पेशरत हुई, लेकिन ये लोग फिर अब ये काम से बाज नहीं आ रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये तकरीबन हमारा 12 से 14 एकड़ का एरिया है गवर्नमेंट का और इसमें ये आगे फिर जो है कि सेल ऑफ कर देते हैं मिट्टी। कॉन्ट्रैक्टर बड़ा ये ऑर्गेनाइज्ड एक माफिया है। इस पे हमने FIR जो है कि वो दी है, लेकिन वो उसके बावजूद ये लोग जो है कि वो बाज नहीं आ रहे। तो अभी हमारा हमने और एक लीगल प्रोसेस थॉट आउट किया है तो और इनके खिलाफ मजीद प्यूनिटिव एक्शन लेंगे। मजीद एक्शन भी होगा। डीसी झंग ताहिर भट्टू साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वो भी इस हवाले से अपने मौक़िफ़ दे रहे थे कि इससे पहले भी कार्रवाई हुई और अब मजीद कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस हवाले से DPO से भी इस अहम मामले पर बात करेंगे। मुबश्शिर हसन नकवी, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका भी। फैसलाबाद से अभी आपको ये बताया कि घंटाघर के 8 बाजारों में बिजली की लटकती तारें मौत को दावत देने लगी। आपको इस सारी सूरत-ए-हाल से मुतालिक ये आप अपडेट करें कि ताजरों की दरखास्त पे भी फेस्को ने कोई एक्शन ना लिया। वो कहती है अगर कोई बड़ा जानी नुकसान या माली नुकसान हुआ तो फेस्को जिम्मेदार होगा। फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाजारों में बिजली की लटकती तारें मौत को दावत देने लगी। बड़े हादसे का खतरा मंडलाने लगा। ताजरों की दरखास्त पे भी फेस्को ने कोई एक्शन ना लिया। वो कहते हैं अगर कोई बड़ा जानी नुकसान हुआ या फिर माली नुकसान हुआ तो फेस्को जिम्मेदार होगा। हनान बुखारी मजीद अपडेट करेंगे।
کو حکام جو ہے وہ تاجروں کی آواز نہیں سن پا رہا. تاجروں کی جانب سے بارہا درخواست کی گئی ہے کہ گھنٹہ گھر کے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 8 کے 8 بازار اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اس سے ملکہ گلیاں ہیں ان کے اندر بجلی کی لٹکتی تاریں جہاں موت کو دعوت دیتی ہے وہاں پہ شارٹ سرکٹ ہونے کے باعث بھی بہت سارے حادثات ہو بھی چکے ہیں اور فیوچر میں بھی ہونے کے چانسز موجود ہیں جس سے جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے. گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کے اندر تو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ سکتی ہیں لیکن لمحہ فکریہ یہاں پہ یہ ہے کہ گھنٹہ گھر کی اندرون کی گلیاں جہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی, موٹر سائیکل کے سوا کوئی جگہ چیز جو ہے وہ ان گلیوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی, وہاں پہ فائر بریگیڈ بھی نہیں پہنچ سکتی لیکن ان کا لٹکتی تاروں سے برا حال مین بازاروں سے بھی زیادہ ہے. اس وقت میں کارخانہ بازار کی ایک گلی میں موجود ہوں. میرا کیمرامین اگر آپ کو میری بائیں جانب تھوڑا سا صورتحال اس گلی کی دکھاتا چلے, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس گلی میں کھمبے سے لے کے جہاں تک گلی ختم ہوتی ہے وہاں تک لٹکتی تاریں جو ہیں وہ اس نے اتنا برا حال کر دیا ہے کہ جہاں پہ جتنے بھی تاجر ہیں وہ یہاں سے خوف کے لے کے گزرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس سے کرنٹ لگنے کے باعث بہت سارے لوگ پہلے زخمی بھی ہو چکے ہیں اور زخمی ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں اور بعض کا شارٹ سرکٹ ہونے کے باعث اس گلی میں آگ بھی کئی دفعہ لگ چکی ہے. یہ تو ایک گلی کی صورتحال ہے. فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کے اندر کئی گلیوں میں ایسے حادثات ماضی میں پیش آ چکے ہیں. سپریم انجمن تاجران کے چیئرمین امین بٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ تاجروں کا موقف اس چیز کے اوپر کیا ہے. کیا فیسکو حکام کو ان کی جانب سے کوئی درخواست دی گئی ہے, کوئی کہا گیا ہے کہ ان معاملات کو درست کیا جائے؟ بٹ صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے, کب سے یہ صورتحال ہے فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کی گلیوں کے؟ حنان بھائی, بات یہ ہے کہ یہ 41 ایسا چینل ہے کہ جب نون نیل کی گورنمنٹ تھی نا تو میں نے اس دن پہلی دفعہ اس چینل پہ انٹرویو دیا اور انٹرویو کے بعد حاجی اکرم ساری صاحب نے ہمیں تاجروں کو اپنے گھر بلایا اور بلا کے کہا کہ بتائیں کیا پرابلم ہے. ہم نے ان کو گلیاں بھی دکھائیں اور تمام بازار بھی دکھائے. انہوں نے کام شروع کر دیا تھا. جامعہ گلی مطلب انڈر گراؤنڈ تاریں لگ گئیں, اس کے بعد مندر گلی میں انڈر گراؤنڈ ہو گئی. اس کے بعد ہمارے تاجروں کی بدقسمتی ہوئی کہ یہ ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی. اس کے بعد ہم نے کئی انٹرویو آپ کے 41 پہ دے چکے ہیں, کئی درخواستیں دے چکے ہیں, لیکن کبھی عمل درآمد نہیں ہوا. فیسکو کو آپ نے بتایا نہیں کبھی کہ یہ جان بھی جا سکتی ہے کسی کی؟ نان بھائی, کئی دفعہ آگ لگ چکی ہے. میرے خیال میں مجھے پتہ نہیں یہ کیوں کام نہیں کرنا چاہتے. کیا یہ چاہتے ہیں کوئی جانی مال یا کوئی جانی مال اور جانی نقصان کا کوئی انتظار کر رہے ہیں؟ تو میں فیسکو حکام سے یہ مطالبہ کرتا ہوں تمام تاجروں کی طرف سے کہ بھائی اگر کوئی اب جانی نقصان ہوا یا کوئی مالی نقصان ہوا تو فیسکو کا چیئرمین ذمہ دار ہوگا. دیکھیں ہم کوئی شہر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے, کوئی حالات خراب نہیں کرنا چاہتے. جس طرح آپ ہمیں لے رہے ہیں, برائے کرم فیسکو کے حکام کو بھی ادھر شہر میں لائیں, ان کو بتائیں کہ اگر آگ لگ گئی تو یہاں پہ فائر بریگیڈ بھی نہیں آ سکتی. بالکل, فائر بریگیڈ بھی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ نہیں پہنچ سکتی اور اس آگ کو جو اگر لگ سکتی ہے اس کو کس طرح سے بجھایا جائے. حنان, آپ نے اپڈیٹ کیا, تفصیلاً شکریہ آپ کا. حکومت پنجاب کا جھنگ میں نوجوانوں کے لیے یوتھ ہاسٹل بنانے کا منصوبہ تاحال منظور نہ ہو سکا. جھنگ میں یوتھ ہاسٹل کے منصوبے کے لیے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس سے تجاویز مانگی گئی تھی. حکومت پنجاب کا جھنگ میں نوجوانوں کے لیے یوتھ ہاسٹل بنانے کا منصوبہ تاحال منظور نہ ہو سکا. جھنگ میں یوتھ ہاسٹل کے منصوبے کے لیے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس سے تجاویز مانگی گئی تھی. بیورو چیف جھنگ وسیم احمد مزید اپڈیٹ کریں گے. جھنگ میں یوتھ ہاسٹل کا پروجیکٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے تاحال منظور نہیں کیا جا سکا. وزیر کھیل تیمور بھٹی ذاتی دلچسپی کی بنا پر جھنگ میں یوتھ ہاسٹل کا منصوبہ جو تھے وہ بنا رہے تھے, جس کے تحت تقریباً 1000 کے قریب جو نوجوان طلبہ و طالبات تھے ان کو یہاں پر سہولیات فراہم کی جانی تھی, جس میں مختلف قسم کے پروجیکٹس جو تھے وہ شروع کیے جانے تھے. جس ہاسٹل فراہم کیا جانا تھا اس میں اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے. اس کے علاوہ دیگر جو پروجیکٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس تھے ان کو یہاں پر رہائش اور دیگر جو سہولیات تھی وہ
फराहम की जानी थी, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल मनसूबा जो है वो शुरू नहीं किया जा सका, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर जितनी भी तजावीज़ ज़िले इंतज़ामिया से मांगी गई थी वो फराहम कर दी गई हैं, जिसमें जगह का तयन था वो इम्पोर्टेंट था जो कि फराहम कर दिया गया है। माई हीर स्टेडियम जो था वहाँ पर इस मनसूबे के लिए जो जगह थी वो फराहम की जानी थी, और दीगर जितने भी तजावीज़ जो थी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मांगी गई थी वो भिजवा दी गई है, लेकिन ताहाल पंजाब हुकूमत की जानिब से इस मनसूबे को जो है वो मंजूर नहीं किया गया। लेकिन जो DSO स्पोर्ट्स झंग मोहम्मद इमरान है उनका ये कहना है कि आइंदा साल में ADP में ये मनसूबा जो है वो शामिल हो जाएगा, लेकिन ताहाल पंजाब हुकूमत की जानिब से इस मनसूबे के लिए किसी किस्म की कोई भी हामी जो है वो नहीं भरी गई। ठीक है, ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद इस हवाले से तफसीलन आप बता रहे थे, आपका शुक्रिया। यह मामला है, इस हवाले से तजावीज़ मांगी गई थी लेकिन यह मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। इसी पर बात करेंगे। DSO जंग मोहम्मद इमरान ने भी इस पर अपना मौक़िफ़ दिया और इसकी तरफ से कोशिशें जारी है कि इस मनसूबे को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि इस मनसूबे के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस से तजावीज़ मांगी गई थी। हुकूमत पंजाब के झंग में नौजवानों के लिए यूथ हॉस्टल बनाने का मनसूबा ताहाल मंजूर ना हो सका। झंग में यूथ हॉस्टल के मनसूबे के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस से तजावीज़ मांगी गई थी, लेकिन अमलन कुछ भी ना हुआ। हुकूमत पंजाब के झंग में नौजवानों के लिए यूथ हॉस्टल बनाने का मनसूबा ताहाल मंजूर ना हो सका। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जश्न, ताजरों ने केक काटा और मिठाइयाँ तकसीम की। फजील अहमद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, ईद मिलादुन नबी की खुशी में फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से भी खुशियां मनाई जा रही हैं। आज मोंटगोमरी बाजार रजिस्टर्ड की जानिब से केक काटा गया है और इसके साथ ही मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, जहाँ पर अंजुमन ताजरान मोंटगोमरी बाजार रजिस्टर्ड के सदर हाफिज ताहिर जमील जो हैं उन्होंने केक काटा है और मिठाइयाँ तकसीम की हैं। हाफिज ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी आप सब बताइएगा, क्या कहेंगे इस महीने के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमों तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए, और हमारा रब रब्बुल आलमीन है, वो तमाम जहानों का रब है। आज हमने ये जो जश्न मनाया है, ये जश्न मिलाद मुस्तफ़ा है। ये हम अपने दिलों की धड़कन, अपने ईमान की ताजगी, अपने जज्बात का ये कुछ एहतराम करते हुए अपने आका इनामदार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदियतन तोहफतन आज ये तकरीब मुनक्कद की है, जिस पर मैं और अपनी यूनियन के तमाम ओहदेदारान और अराकीन खसूसन सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज की इस तकरीब में शिरकत की। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस महीने की जो बरकत है उसको मद्देनजर रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में ये जश्न मनाया गया है, और इस जश्न के बाद केक काटने के बाद जो ताजर हैं उनकी जानिब से कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई, और इसके साथ ही तमाम जो यूनियन मेंबरान हैं उनकी जानिब से जो सदर हैं मोंटगोमरी बाजार के, उनका शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें। जामिया चिश्तिया कोकियावाला में अहले सुन्नत का मुशावरती इजलास तहरीक इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया के मरकजी अमीर मौलाना रियाज खरल ने सदारत की। जुल्करनैन ताहिर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, इजलास में इस बात पर जोर दिया गया है कि रबीउल अव्वल के जो इज्तिमात हैं, जो रैलियां हैं, जो जुलूस हैं, उनमें उलमा मशाइख जो हैं वो हम आहंगी पर, मोहब्बत को जो है वो फ़रोग़ देने पर जोर दें, और किसी किस्म की कोई इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल बातें हैं वो सामने नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर इस इवेंट पर जो है वो मजमूई तौर पर ये मोहब्बत और अमन का पैगाम देना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त अल्लामा मोहम्मद रियाज खरल मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस इजलास के हवाले से मज़ीद क्या कहना है। हम सब फरमाइएगा, क्या कहते हैं इजलास के हवाले से, और क्या समझते हैं कितनी ज़रूरत थी रबीउल अव्वल शरीफ के इज्तिमा से पहले इस इजलास की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उलमा और मशाइख अहले सुन्नत ने इस अमर का अहद किया है और पैगाम दिया है कि जलसे, जलूस, रैलियाँ, इज्तिमात जो हैं उनमें हम सब लोग जो हैं अहले इस्लाम जो हैं उनको
امت کے جوڑنے کا ذریعہ بننا چاہیے. اتحاد بین المسلمین، بین المسالک رواداری، اخوت اسلامی، بین المذہب رواداری کو برقرار رہنا چاہیے، اور اجتماعات جو ہیں ان کو ریاستی اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے، اور ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل انتظامیہ کے ساتھ مل کے بام جو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جشن منانا چاہیے. لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے میرے کریم نے تو کسی دشمن کی دل آزاری بھی نہیں کی ہے. میراب و ممبر سے آج اس امر کا عہد کیا گیا ہے کہ فرقہ وریت کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، امت کو جوڑنے کا فریضہ انجام دیا جائے گا، اور پاکستان کے استحکام کے لیے ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور خصوصاً ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. کے ممبران کے ساتھ تعارفی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، اسی پر بات کریں گے شیراز بٹ سے. جی شیراز، اس اجلاس کے حوالے کہیے. فیصلہ آباد میں لیڈرز لائنز کلب کا یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، اور اس تعارفی اجلاس میں لیڈرز لائنز کلب کا 9 منتخب ممبران نے خصوصی طور پر شرکت کی. اس موقع پر ڈسٹرکٹ گورنر انٹرنیشنل لائنز کلب MJF لائن عبد الرحمان جو ہیں وہ مہمان خصوصی کے طور پر اس اجلاس میں جو ہیں وہ شریک ہوئے تھے. اس اجلاس میں خاص طور پر تعارفی سیشن کے ساتھ ساتھ جو نئے پروجیکٹس جو آنے والے دنوں میں لیڈرز لائنز کلب کی جانب سے کیے جانے ہیں، کلب کے زیر اہتمام کیے جانے ہیں، ان پروجیکٹس کے اوپر گفتگو کی گئی. اس موقع پر اکتوبر کے مہینے کے حوالے سے خصوصی طور پر جو کہ چھاتی کے کینسر کے حوالے سے یہ مہینہ جو ہے وہ گزارا جاتا ہے، اس مہینے میں اس حوالے سے جو ایکٹیویٹیز کرنے پر خصوصی طور پر گفتگو کی گئی. آئی کیمپ لگانے کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور فری شوگر کیمپ 2 روزہ لگانے کے حوالے سے گفتگو کی گئی. یہ وہ تمام پروجیکٹس ہیں، یہ وہ تمام منصوبے ہیں جو کہ اس وقت پائپ لائن میں ہیں، اور ان کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے کلب جو ہے وہ تیار ہے. کلب کے 9 منتخب ممبران کو خصوصی طور پر کلب میں ویلکم کیا گیا. اس موقع پر چودھری اظہر جو کہ کراؤن لائنز کلب سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی اس موقع پر خصوصی طور پر شریک ہوئے، جنہوں نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی. کاشف ضیاء جو کہ لیڈرز لائنز کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ اس موقع پر شریک تھے. سیکرٹری عبداللہ قادری اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممبران نے خصوصی شرکت کی ہے، اور شرکت کے دوران آنے والے پروجیکٹ. شیراز آپ کا شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.